सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इस देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले गए। मुगलों ने इस देश पर लंबे अरसे तक राज किया। फिर अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक भारत को अपना गुलाम बनाकर रखा। विदेशी आक्रमण से लेकर विदेशी हुकूमत तक का दर्द झेलने के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल ना तो कभी गुलाम हुआ और ना ही उस पर कभी इस्लामिक आक्रमण हुआ। हैरानी की बात है कि किसी को भी इसका सही जवाब नहीं पता था कि आखिर क्यों मुगल दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत में पहुंच गए, जबकि दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर स्थित नेपाल को छोड़ दिया। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि नेपाल हमेशा से गरीब देश रहा है, इसलिए वहां न तो अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत दिखाई और ना ही मुगलों ने, तो हम आपको बता दें कि नेपाल कभी गरीब देश नहीं था। तिब्बत, चीन और भारत के बीच हो रहे व्यापार के लिए सारा माल नेपाल के रास्ते से ही होकर गुजरता था। नेपाल व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। ऐसे में अल्लाह के बंदों के लिए भी पहाड़ चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। नेपाल पर भी कभी इस्लामिक आक्रमण क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब नेपाल की एक कहानी में छुपा हुआ है और उसी कहानी को शौर्य नाम की नेपाली फिल्म के जरिए भी दर्शाया गया है। इस दिलचस्प कहानी के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने नेपाल के नरेश को एक दिव्य तलवार भेंट की थी जो सदियों से नेपाल की रक्षा कर रही है और उस तलवार को आज भी नेपाल के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। भारत और चीन जैसे दबंग देशों के बीच नेपाल ने अभी भी एक पहचान को बनाए रखा है। वास्तव में यह एक ऐसा देश है जिस पर 3 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत में मुगल शासन के बावजूद मुगलों द्वारा कभी आक्रमण नहीं किया गया। मुगल शासकों द्वारा नेपाल पर आक्रमण करने के लिए सूत्रों के अनुसार 2 प्रयास हुए, लेकिन वे व्यर्थ गए। इसमें से पहला 1349 में था, जब बंगाल के शमशुद्दीन इलियास शाह ने नेपाल पर आक्रमण किया था। उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूट लिया, लेकिन वह जल्द ही पीछे हट गया। फिर 18वीं शताब्दी में एक और बंगाली सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर हमला किया। उसका प्रयास असफलता में समाप्त हो गया क्योंकि वह आसानी से निरस्त हो गया था। लगता है कि मुगलों को किसी भी तरह से नेपाल में दिलचस्पी नहीं थी। आइए इसके कुछ संभावित कारणों पर नजर डालते हैं। कठिन भूदृश्य। नेपाल में दुनिया की शीर्ष 10 पर्वत चोटियों में से 8 है, जिसकी वजह से नेपाल को जीतना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण काम था। उस समय जब मुगलों ने भारत पर शासन किया था, युद्ध ज्यादातर घोड़ों, ऊंटों और हाथियों के इस्तेमाल में लाए गए थे। इस प्रकार ऊंचे पहाड़ों ने उनके लिए युद्ध करना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। ऐसे आकार के पहाड़ों को पार करना बहुत मुश्किल काम था और मुगल हिमालय की ठंड में अपनी सेना को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लाभहीन। नेपाल को जीतना आर्थिक रूप से लाभदायक संभावना नहीं थी। नेपाल जैसे देश पर हमला करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन पुरस्कार पर्याप्त नहीं थे। ऐसा नहीं था कि नेपाल गरीब था। काठमांडू की घाटी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थी। नेपाल भारत तिब्बत व्यापार का केंद्र था। काठमांडू के बुनियादी ढांचे और वास्तुकला को देखते हुए नेपाल को एक गरीब देश के रूप में देखना हानिकारक होगा। निश्चित रूप से उनके पास बहुत अधिक आर्थिक शक्ति थी, लेकिन उन पर हमला करना एक महंगा मामला था। इसे एक जोखिम माना जाता था जो लेने लायक नहीं था। मुगल शासकों का एक शाही समूह था। जब तक एक राज्य उनके कुछ काम का नहीं था, तो वे उस पर अपना समय, ऊर्जा और अन्य संसाधन बर्बाद नहीं करते थे। हितोत्साहित्व।
जबकि नेपाल में हिंदुओं और बौद्धों के धार्मिक हित थे, मुसलमानों के पास कोई भी नहीं था। नदियों और पहाड़ों के उपासक होने के कारण ही हिंदुओं को हिमालय से लगाव था। इसी तरह बौद्धों ने भी अपने भिक्षुओं को पहाड़ों पर भेजा। मुसलमानों को हिमालय के साथ ऐसा कोई लगाव या खौफ नहीं था, इसलिए उन्होंने नेपाल पर विजय प्राप्त करने के बारे में कभी नहीं सोचा। हमला करने से ज्यादा नुकसान होता। नेपाल ने मुगल व्यापार को तिब्बत में फलने फूलने का मार्ग प्रदान किया। उन पर हमला करने से तिब्बत के साथ इस व्यापार को नुकसान होता। हमले का प्रस्ताव तिब्बत के साथ उनके व्यापार तक सीमित नहीं होता, लेकिन इससे लद्दाख और हिमालयी पर्वत श्रृंखला के अन्य राज्यों में मुगल अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता। नेपाल के मल्ला समुदाय का मुगलों के साथ अच्छा संबंध था। आक्रमण करने की कोशिश ने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया होता। नेपाल को प्रबंधित करने में कठिनाई, यहाँ तक कि अगर मुगलों ने एक बार के लिए उपरोक्त सभी कारणों को नजरअंदाज कर दिया होता, तब भी नेपाल पर आक्रमण करने की समझदारी नहीं थी। बेशक वे नेपाल को हरा सकते थे यदि वे वास्तव में चाहते। उनके निपटान से सरासर जनशक्ति कठिन इलाके के बावजूद किसी भी सेना को मात दे देती, लेकिन यह एक ऐसी विरोधी आबादी पर कब्जा होता जो मुगल खजाने के साथ साथ सेना में भी छेद कर देती। पहाड़ों के लोग एक हिमालकाय झुंड थे जो अंततः विद्रोह कर देते। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच शमशुद्दीन बेग आलम नाम के एक इस्लामिक आक्रमणकारी ने नेपाल पर आक्रमण किया था। बताया जाता है कि इस्लामिक सेना बहुत बड़ी थी और नेपाल की गोरखा सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी थी। बावजूद इसके गोरखा सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया और इस्लामिक सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अक्सर यह दावा किया जाता है कि गोरखा साम्राज्य के कारण नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया गया था। हालांकि सच्चाई यह है कि ऐसा युद्ध कभी हुआ ही नहीं जिसने वास्तव में उनकी बहुप्रचारित बहादुरी का परीक्षण किया हो। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी पूरे नेपाल को जीतने के लिए परेशान नहीं थे। 1814 में एल्गो नेपाली युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने नेपाल के सबसे लाभदायक हिस्से पर विजय प्राप्त की और यह तय किया कि एक पूर्ण पैमाने पर विजय इसके लायक नहीं थी। आधुनिक भारत और नेपाल के बीच मित्रता की शुरुआत सन 1950 की शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि से हुई थी। आज भारतीयों और नेपालियों के बीच भाषाई, वैवाहिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में एक दूरदेशी दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहते हैं। नेपाल के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।